डीसी मोटर के इस संपूर्ण विश्लेषण में स्वागत है। सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम उस ताकत की बात करेंगे जो हमारी इस आधुनिक दुनिया को चला रही है। यह गाइड एक आम इलेक्ट्रिकल करंट को एक ताकतवर घूमती हुई मोशन में बदलने की पूरी कहानी को समझने का एक शानदार और स्ट्रक्चर्ड तरीका है। डीसी मोटर, जिसे एग्जाम सिलेबस में C9 कहा जाता है, आज उसकी पूरी इंजीनियरिंग को मास्टर किया जाएगा। तो चलिए फुल एनर्जी के साथ इस सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले इस मास्टर ब्लूप्रिंट पर नजर डालते हैं। ये कोई आम डायग्राम नहीं है, बल्कि इस पूरी मशीन के एक एक पुर्जे और इसके हर नियम को समझने का एक पूरा नक्शा है। देखा जाए तो पूरा का पूरा C9 मॉड्यूल यही सामने मौजूद है। यही ब्लूप्रिंट हमारा रोड मैप बनेगा, जिससे इस मशीन के हर पहलू को बहुत ही आसानी और गहराई से डिकोड किया जा सकेगा। इस पूरे सफर को 6 अहम हिस्सों में बांटा गया है। ऊर्जा परिवर्तन की संरचना, इसके पीछे की अदृश्य शक्तियां, डीसी मोटर के प्रकार, गति नियंत्रण, दक्षता और ऊर्जा की हानि, और अंत में परीक्षण और सुरक्षा के तरीके। तो बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, ऊर्जा परिवर्तन की संरचना। असल में ये मोटर करती क्या है? इसका काम बहुत ही सीधा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलना। सच में ये किसी जादू से कम नहीं है कि तारों में बहने वाला एक अदृश्य करंट एक भारी भरकम शाफ्ट को पूरी ताकत से घुमा देता है। और ये सारा काम 3 आसान स्टेप्स में होता है। पहला है इनपुट, जहां करंट मोटर के अंदर जाता है। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक खिंचाव का सिद्धांत। जब करंट अंदर जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड्स बनते हैं जो एक दूसरे को खींचते और धकेलते हैं। और तीसरा है आउटपुट, जहां इसी खिंचाव का नतीजा टॉर्क यानी रोटेशन के रूप में बाहर आता है। एक रुकी हुई मशीन पलक झपकते ही पूरी ताकत से घूमने लगती है। इन सब के पीछे जो फिजिकल पार्ट्स काम करते हैं, जरा उन्हें भी देख लेते हैं। सबसे बाहर होती है कास्ट आयरन की बनी योक। अंदर लैमिनेटेड स्टील पोल्स और सिलिकॉन स्टील आर्मेचर होते हैं। पर यहाँ सबसे दिलचस्प पुर्जा है कम्यूटेटर। कॉपर और माइका से बना ये हिस्सा बिल्कुल एक ट्रैफिक डायरेक्टर की तरह काम करता है, जो लगातार पावर की दिशा बदलता रहता है ताकि मोटर एक ही तरफ घूमती रहे। कार्बन ब्रशेस इस करंट को अंदर तक लाते हैं और आउटपुट शाफ्ट इस पूरी ताकत को बाहर दुनिया तक पहुंचाती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, मशीन के अंदर काम करने वाली अदृश्य शक्तियां। हार्डवेयर तो बन गया, पर बिना फिजिक्स के नियमों के ये सारे पुर्जे एकदम बेजान हैं। यहीं पर एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट आता है जो एग्जाम के लिए भी बेहद जरूरी है, बैक ईएमएफ। लेंस के नियम के हिसाब से जब मोटर घूमती है तो वो खुद के अंदर एक वोल्टेज पैदा करती है जो उसे चलाने वाले सप्लाई वोल्टेज का ही विरोध करता है। इसे एक विद्रोही हवा की तरह समझा जा सकता है। जैसे हम तेज साइकिल चलाते हैं तो सामने से हवा चेहरे पर उतना ही तेज दबाव डालती है ना, बिल्कुल वैसे ही। और मजे की बात यह है कि यही बैक ईएमएफ मोटर को जलने से बचाता है और उसकी स्पीड को कंट्रोल में रखता है। एक और नियम जो रोटेशन की दिशा तय करता है वो है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। और जहां तक टॉर्क का सवाल है, यानी घूमने की ताकत का, तो वो सीधे तौर पर अंदर के फ्लक्स और करंट पर निर्भर करती है। टॉर्क को हम किसी बहुत ही जिद्दी जार का ढक्कन खोलने वाली ताकत मान सकते हैं। अंदर जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट होगा, मोटर उतनी ही भारी चीजों को आसानी से घुमा सकेगी। तीसरा हिस्सा है मोटर के प्रकार और उनके अलग अलग इंडस्ट्रियल उपयोग। ये बड़ा दिलचस्प है कि सिर्फ अंदर की वायरिंग को थोड़ा बदल देने से मोटर का पूरा कैरेक्टर ही बदल जाता है। सीरीज मोटर को ही लें, इसमें मोटे तार और कम घुमाव होते हैं। इसकी खासियत है इसका जबरदस्त स्टार्टिंग टॉर्क, जो नॉर्मल से करीब 5 गुना ज्यादा होता है। इसीलिए भारी क्रेन को खींचने में इसका इस्तेमाल होता है। वहीं दूसरी तरफ है शंट मोटर, पतले तार, ज्यादा घुमाव। ये एकदम स्थिर और लगातार स्पीड पर चलती है, बिल्कुल एक मैराथन रनर की तरह। लेथ मशीन जैसी जगहों पर जहां एकदम बराबर स्पीड चाहिए, वहां शंट मोटर का ही इस्तेमाल होता है। और इन दोनों के बीच का रास्ता है कंपाउंड मोटर। ये एक बेहद शानदार हाइब्रिड डिजाइन है। इसके 2 मुख्य प्रकार हैं। क्यूमुलेटिव में अंदर की मैग्नेटिक फोर्सेस एक टीम की तरह मिलकर काम करती हैं, जो अचानक भारी लोड पड़ने वाली मशीनों जैसे भारी एलिवेटर्स के लिए एकदम सही है। और डिफरेंशियल में ये फोर्सेस एक दूसरे से मुकाबला करती हैं, जो कुछ बेहद खास और जटिल इंडस्ट्रियल कामों के लिए जरूरी होता है। चौथा हिस्सा, मोटर की गति यानी स्पीड नियंत्रण में महारत हासिल करना। एक बार मशीन चालू हो गई तो इंजीनियर्स उसकी स्पीड को अपने हिसाब से कंट्रोल कैसे करते हैं, इसके कुछ बहुत ही लॉजिकल स्टेप्स हैं।
अगर स्पीड को नॉर्मल से कम करना है तो आर्मेचर कंट्रोल का इस्तेमाल होता है। अगर नॉर्मल से ज़्यादा तेज़ भगाना है तो फील्ड कंट्रोल काम आता है। सप्लाई वोल्टेज को रेगुलेटर से भी बदल सकते हैं। पर अगर सबसे स्मूथ और बेहतरीन कंट्रोल चाहिए जिसमें मोटर दोनों दिशाओं में किसी भी स्पीड रेंज पर चले, तो वॉर्ड लियोनार्ड तरीका सबसे लाजवाब है। इसे किसी मॉडर्न लग्जरी कार के ऑटोमेटिक और स्मूथ गियर कंट्रोल की तरह समझा जा सकता है। 5वां हिस्सा, दक्षता और ऊर्जा की हानि। अब बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स के कड़वे सच की। देखिए, ऊर्जा का रूप बदलना कभी भी 100% परफेक्ट नहीं होता। कुछ न कुछ नुकसान या लॉस तो होगा ही। एग्जाम के लिए ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। कॉपर लॉस वेरिएबल होता है, यानी लोड जितना भारी होगा ये नुकसान उतना ही बढ़ेगा। लेकिन आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस, ये दोनों कांस्टेंट यानी स्थिर होते हैं। मोटर जैसे ही चालू होती है, घर्षण और अंदर के मैग्नेटिक बदलावों की वजह से ये नुकसान फिक्स हो जाते हैं। इन सभी लॉसेस के बीच एक गोल्डन रूल है। अगर एग्जाम में कोई एक इक्वेशन याद रखनी हो तो वो ये है: मैक्सिमम एफिशिएंसी तब मिलती है जब वेरिएबल लॉस कांस्टेंट लॉस के बिल्कुल बराबर हो जाए। जब ये बदलने वाला नुकसान और स्थिर नुकसान एकदम परफेक्ट बैलेंस में आ जाते हैं, तब जाकर मोटर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देती है। लेकिन थ्योरी और फॉर्मूले तो अपनी जगह हैं। असल सवाल ये उठता है कि फील्ड में, असली दुनिया के अंदर, किसी मोटर की सही एफिशिएंसी और उसकी सुरक्षा को टेस्ट कैसे किया जाता है। और यही हमें लाता है हमारे छठे और आखिरी हिस्से पर, परीक्षण और मोटर सुरक्षा। किसी भी मोटर को लंबे समय तक बिना फेल हुए चलाने के लिए कई सुरक्षा कवच और डायग्नोस्टिक टेस्ट चाहिए होते हैं। सबसे पहले आते हैं स्टार्टर्स। जब मोटर स्टार्ट होती है तो अचानक से बहुत भारी करंट अंदर आ सकता है। स्टार्टर्स एक मजबूत बांध की तरह काम करते हैं जो इस करंट के तूफान को रोकते हैं। टेस्टिंग की बात करें तो बिना लोड के एफिशिएंसी जांचने के लिए स्वेबन टेस्ट होता है और पूरी तरह से लोड डालकर मशीन को जांचने के लिए हॉपकिंसन टेस्ट किया जाता है। आखिर में बाहर घूमती शाफ्ट की असली स्पीड को मापने के लिए टैकोमीटर का इस्तेमाल होता है। तो ऊर्जा परिवर्तन का ये पूरा सफर यहाँ संपन्न होता है। आज के इस विश्लेषण में डीसी मोटर के पूरे ब्लूप्रिंट को डिकोड किया गया और उसकी अदृश्य शक्तियों को गहराई से समझा गया। जरा सोचने वाली बात है, जब इन नियमों पर इतनी अच्छी पकड़ हो गई है तो इस मजबूत नींव पर भविष्य के कौन से नए इंजीनियरिंग चमत्कार खड़े किए जा सकते हैं। यही वो बुनियादी ज्ञान है जो आज की आधुनिक फैक्ट्रियों से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक हर चीज को चला रहा है। आगे की संभावनाएं सच में अनंत हैं।